अस्सलाम वालेकुम टू दी वीडियो कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं ये CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के फाइनल टर्म की तैयारी। और तैयारी हम करेंगे एक सैम्पल पेपर से जो इम्पोर्टेड MCQs और इम्पोर्टेड सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन से तैयार किया गया है आपके लिए। हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही होगी कि आप सबके जो कंसेप्ट्स हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करें और उसके साथ-साथ इस पूरे पेपर को भी हम सॉल्व करें अच्छे से। जहाँ पे आपके हैंडआउट्स के रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी हम आपको वो भी दिखाएँगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ऑब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट लेंगे। पहला सवाल है, व्हिच सॉफ्टवेयर यूनिट एक्ट्स एज़ एन इंटरमीडिएरी टू शील्ड अ क्लाइंट फ्रॉम द एडवर्स एक्शंस ऑफ सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एक सॉफ्टवेयर यूनिट होता है जिसे प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर का काम ये होता है कि वो सर्वर एंड से आने वाले कोई भी एडवर्स एक्शंस हैं तो वो उनसे क्लाइंट को महफूज रखे ताकि क्लाइंट या यूज़र कंप्यूटर जो है वो उससे उन एडवर्स एक्शंस की वजह से डिफेक्ट ना हो। तो आपके हैंडआउट से ये इसकी डेफिनेशन है जो आपके एमसीक्यूज में आई है, इसको आपने देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी अ मेंबर ऑफ एन इनसाइड विजन टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नाउन एज स्पूफिंग। स्पूफिंग में कोई भी आउटसाइडर जो आपके सिस्टम नेटवर्क का एक्सेस हासिल करना चाह रहा है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करना चाह रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो इसी विजन का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल वो किसी आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो शामिल हो जाए आपके नेटवर्क में, जो ऐसा लग रहा हो कि वो इस नेटवर्क का हिस्सा है। तो स्पूफिंग जो है उसमें ये आपने जो कीवर्ड है याद रखना है, प्रिटेंडिंग टू बी अ मेंबर ऑफ एन इनसाइड विजन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी अपने आप को ऐसे शो कराता है भाई मैं तो अंदर का ही बंदा हूँ, अब मुझे क्यों रोक रहे हो। तो एक चीज़ आप ये जान लें कि स्पूफिंग में आपने आइडेंटिटी हैक करनी है, यानी आप आइडेंटिटी हैक होती है स्पूफिंग के ज़रिए। और फिशिंग के ज़रिए, यानी स्पूफिंग करने के बाद या फिशिंग करते हैं। फिशिंग का मतलब ये होता है कि जो आउटसाइडर है वो आपके आइडेंटिटी को एक्सेस करके वो किसी किस्म का भी नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है किसी भी नेटवर्क को या सिस्टम को थ्रू स्पूफिंग। ओके जी, थर्ड है, इन पब्लिक की इंक्रिप्शन विच की इज यूज बाय द ओरिजिनेटर टू इंक्रिप्ट अ मैसेज फॉर ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। तो जहाँ मैसेज भिजवाने की ख्वाहिश हो या जहाँ भिजवाना मैसेज भिजवाना है तो द रेसिपेंट्स पब्लिक की जो है ना वो यूज़ होती है मैसेज इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। यानी मैसेज को जब आपने इंक्रिप्ट करके भिजवाना है तो उस वक्त जो है रेसिपेंट्स की पब्लिक की यूज़ होती है, जबकि मैसेज को जब डिक्रिप्ट करना है तो जो मैसेज जिसे भेजा गया है वो प्राइवेट की को यूज़ करके उसे डिक्रिप्ट करता है। इसको अगर मज़ीद आपने देखना है तो अपने हैंडआउट्स में ये पेज नंबर 154 है। इसमें तमाम जो इंक्रिप्शन है वो का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे बताया गया, यहाँ से शुरू हो रहा है पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम से। तो ये आपने इसको देख लेना है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज प्राइमरीली यूज्ड टू इंश्योर। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और डेटा कंप्रेशन भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो सूटेबल है वो है ऑथेंटिकेशन। आपके हैंडआउट से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो ऑथेंटिकेशन का जो ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसमें यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन दी गई है, यानी डिजिटल सिग्नेचर जो है वे वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपका, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन एन एल्गोरिथम मस्ट लीड टू एन एंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अच्छा, एल्गोरिथम की जो है ना हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्गोरिथम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिगुअस executable steps that defines a terminating process।
तो इस डेफिनेशन की ना यहाँ पे आपको 4 उसने अहम बातें जो है ना वो यहाँ पे हाइलाइट करके बताई हुई हैं, या आप अपने हैंडआउट सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए भी इसको कर लीजिएगा कि एक तो ऑर्डर्ड और वर्सेस सीक्वेंस। आपका जो एल्गोरिथम होता है वो ऑर्डर्ड होता है और वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब है कि वो यानी उसमें जो आपके स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए। तीसरा, अनएम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, यानी सॉरी अनएम्बिगुअस होने चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, यानी कोई डाउट वाली उसमें चीज़ ना हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पे मेक अ प्रिटी कार्टून, ठीक है। और टर्मिनेटिंग प्रोसेस जो अभी हमारा एमसीक्यू जो है वो इससे रेलिवेंट है कि जो भी एल्गोरिथम होगा उसमें टर्मिनेटिंग प्रोसेस लाजमी डिफाइन होगा कि वो जो एग्जीक्यूशन है एल्गोरिथम की वो कहाँ पे एंड होगी, उसका एंड पॉइंट बताना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एन एल्गोरिथम मस्ट लीड टू एन एंड, ये प्रॉपर्टी है इसकी टर्मिनेटिंग की। ओके जी, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रिमिटिव यूज्ड इन सूडो कोड टू सेव अ कंप्यूटेड वैल्यू। अगर किसी वैल्यू को सेव करना हो कंप्यूटेड वैल्यू को, तो उसके लिए हाई लेवल प्रिमिटिव क्या है, उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अक्सर जो आपकी लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस, पाइथन और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल का साइन जो है उसमें यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखा भी रहा है कि रिमेनिंग वर्ड्स में हम एक फार्मूला अगर सेव करना चाह रहे हैं कंप्यूटेड वैल्यू को, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। बेसिकली ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी बैलेंस को चेक करेगा और उसमें सेविंग भी ऐड कर देगा, तो रिमेनिंग फंड्स जो है वो यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू इसमें सेव हो जाएगी। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है जी, हाई लेवल प्रिमिटिव है जो इसलिए यूज होता है। ओके जी, नेक्स्ट है इन अ वाइल लूप डिटर्मिनेशन कंडीशन, यानी वाइल लूप कब रुकेगा ये उसके बारे में पूछा है। इज एक्चुअली दी डैश ऑफ द कंडीशन अपीयरिंग इन द स्ट्रक्चर। वाइल लूप एक कंडीशन के तौर पे चल रहा होता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है वाइल लूप चलता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप काम करना छोड़ देता है, वो रुक जाता है और वाइल लूप खत्म हो जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि द टर्मिनेशन कंडीशन जो होती है ना वो निगेशन होती है। निगेशन मतलब है उल्ट, नेगेटिव ऑफ द कंडीशन अपीयरिंग इन द स्ट्रक्चर। अब मैं आपको यहाँ पे मिसाल भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक वाइल कंडीशन है, वाइल लूप है और उसमें हमने लिख दिया है वाइल एक्स है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, हम कहते हैं एक्स जब तक 5 से बड़ा है, ठीक है, तो आप वाइल हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा और उसमें हम जो एक्टिविटी देते हैं उसमें कोई एक्टिविटी करवाते हैं हम लूप के अंदर और उसके अंदर इस वेरिएबल को ना हम एक दफ़ा, फॉर एग्जांपल हम इसको असाइनमेंट अभी जो हमने पढ़ी है हम असाइन करते हैं कि एक्स में से आपने -1 करना है, ठीक है। तो जब पहली दफ़ा व्हाइल लूप चलेगा वो x में से -1 करेगा तो 4 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह ये लूप चलता रहेगा और ये लूप जब तक चलता रहेगा और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक जो x है वो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे x को कर देते हैं 10, सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर देते हैं, यानी x की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं। जब हम व्हाइल लूप चलाएँगे तो 10 पे स्टार्ट होगा और वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे 4 नहीं होगा, सॉरी, ये हमारी कंडीशन है, ये उसकी पहली इनिशियलाइज़ेशन है। तो पहली दफ़ा जब चलेगा तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 रह जाएगा और इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। जैसे ही x की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब ये 5 दफ़ा लूप चलेगा तो ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहता हूं कि मेरा x 5 से बड़ा है, जब तक ये ट्रू होगी कंडीशन हमारा व्हाइल लूप चलेगा। जैसे ही x की वैल्यू 5 हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी तो ये लूप फॉल्स, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। जब तक वैल्यू 5 से बड़ी होगी चलता रहेगा, जैसे ही 5 पे आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन कि यानी x बड़ा है 5 से, तो व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सिनेरियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे और उसमें कह रहा है कि इफ
लिस्ट कंटेन्स द नंबर 12, 45, 7, 23, ये एक लिस्ट है और हम उस पे फाइंड मैक्स का सूडो कोड लगाते हैं जो कि आपको यहाँ पे मॉड्यूल 99 में दिया हुआ है पेज नंबर 176 पे। इसको देख लीजिएगा आपने गौर से कि ये जो आपके पास एल्गोरिथम है ये कर क्या रहा है, ठीक है? इसको आपने गौर से पढ़ लेना। अब मैं जो बात आगे समझाऊंगा वो आपने समझ लेनी है उसको पढ़ने के बाद। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम ये करते हैं तो मॉड्यूल 99 के मुताबिक हाउ मैनी टाइम्स विल द मैक्स वेरिएबल बी अपडेटेड, यानी हमें मैक्स वेरिएबल कब मिल जाएगा, कितनी दफ़ा ये जो लूप है ये चलेगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अहम जो बात है वो आप देखें, ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम विल बी मैक्स वेरिएबल बी अपडेटेड, जो मैक्स वेरिएबल होगा आपका वो कितनी दफ़ा अपडेट होगा। तो आपको इसके लिए फाइंड मैक्स सूडो कोड जो है वो आप याद रख लेना, आपकी सब्जेक्टिव के हवाले से भी है ये। फाइंड मैक्स का जो सूडो कोड है वो ये लिखा हुआ है। अब इसको हम देख लेते हैं कि मैक्स वेरिएबल कितनी दफ़ा जो है ना वो अपडेट हम करेंगे अगर हमने ये ढूंढना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो वहाँ पे लिस्ट दी हुई है ये 12, 45, 7, 23, इसमें 45 जब मिलेगा मैक्स तो कितनी दफ़ा अपडेट होगा। पहले तो वो अपडेट होगा यहाँ पे, मैक्स का ये वेरिएबल पहले यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, यानी फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 12 है, ठीक है। पहले तो ये इनिशियलाइज होगा 12 के साथ, तो मैक्स में अब 12 आ गया और करंट यानी जो करंट वेरिएबल है उसमें हमने सेकंड नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर हमारा 45 है, ठीक है। अब हम जब वाइल लूप चलाएंगे तो वाइल लूप चलने के दौरान जो मैक्स वेरिएबल है वो क्या करेगा कि अगर वो चेक करेगा यहाँ पे कि इफ मैक्स इज लेस देन करंट, अगर मैक्स जो है वो करंट से छोटा है, यानी 12 जो है 45 से अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, मैक्स में करंट की वैल्यू डाल देगा। तो करंट यानी जो अगला नंबर हमारा 45 है वो मैक्स को क्या हो जाएगा, अपडेटेड, यानी मैक्स वेरिएबल में वो अपडेट हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी दफ़ा अपडेशन हुई, पहली दफ़ा इनिशियलाइज हुआ 12 के साथ और देन जो है ना वो इनिशियलाइज सॉरी अपडेट हुआ जब वो 45 उसको मैक्स वेरिएबल मिल गया। तो ये 2 दफ़ा इसकी इनिशियलाइजेशन होगी। सिर्फ ये आपकी जो फाइंड मैक्स का सूडो कोड है या एल्गोरिथम को समझने की जो आपके पास सलाहियत है उसको चेक करने के लिए ये सवाल है और बहुत ही ट्रिकी सा है। इसको आपने गौर से देख लेना है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि आगे जाके आपने जब कोडिंग करनी होगी तो आपको ये जो सूडो कोड है ये आपको कोड की शक्ल में राइट करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन होंगी। ओके जी, नेक्स्ट है द टॉप डाउन मेथोडोलॉजी दैट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द जर्नल टू द स्पेसिफिक इज कॉल्ड द स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। आपको आपके हैंडआउट्स में मैं दिखा देता हूँ कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट जो है वो टॉप डाउन मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आती है। यानी आप यूँ समझ लें कि ये एक त्रिकोण है और त्रिकोण की पहली स्लाइड बड़ी है, जर्नल है ना, और ये मैं एक त्रिकोण ही बनाने जा रहा हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो जर्नल से ना हम स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। तो ये क्या है, टॉप से डाउन मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपने बस ये शेप अपने याद रखनी है तो आपको पता चल जाएगा जो टॉप डाउन मेथोडोलॉजी है ना वो हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं और फिर हम इनमें से छानबीन करके अपने रिजल्ट जो फाइंड करना है हम आते आते यहाँ नीचे आ जाते हैं जो हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट होता है उसकी तरफ। ठीक है जी, ये मैं इसको एरेज कर देता हूँ। ओके जी, एल्गोरिथम्स की बात चल रही है तो अब सर्च एल्गोरिथम में आते हैं। अच्छा, सर्च एल्गोरिथम्स की काफ़ी किस्में हैं, आपने उसको पढ़ लेना अच्छे से अपने हैंडआउट्स में। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आया हुआ है यहाँ पे कि वो कौन सा सर्च एल्गोरिथम है जो स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट एंड कंपेयर्स एंट्रीज वन बाय वन, जो वन बाय वन एंट्रीज को कंपेयर करता हुआ जाता है, चलता है, वो कौन सा सर्च एल्गोरिथम होता है। तो वो जो सर्च एल्गोरिथम है जो वन बाय वन करके ना आगे बढ़ता है तो उसको सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम कहते हैं। और ये जो एल्गोरिथम है आगे जाके आप पढ़ेंगे इसकी टाइम कंजम्पशन, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी है, ये
सीक्वेंशियल सर्च से बहुत ज़बरदस्त बाइनरी सर्च जो है ना एल्गोरिथम अच्छा है और ये कम टाइम में जो है ना अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा हैशिंग भी है। तो अभी के लिए ये आपने वन बाय वन जो कंपेयर करता है एंट्रीज को, वो सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम होता है। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर अ लिस्ट ऑफ n एंट्रीज बाइनरी सर्च विल इंटरोगेट एट मोस्ट। यानी अगर बहुत बाइनरी सर्च बहुत गंदा भी चले तो कितनी यानी अगर n एंट्रीज हैं तो कितनी जो है ना वो ट्राइज में जो है ना वो एग्जैक्ट नंबर सर्च कर लेगा, एग्जैक्ट एंट्री को सर्च कर लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो log 2 n एंट्रीज हैं। ठीक है। अब सिक्वेंशियल एंट्रीज सर्च जो होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, जो यहाँ मैं ऊपर ही समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक लिस्ट है ये, ठीक है। आपने 6 फाइंड करना है, तो ये कितनी दफ़ा सीक्वेंशियल जो चलेगा वो कितनी दफ़ा चलेगा, पहले इसको चेक करेगा 1, फिर इसको चेक करेगा नहीं है, यानी वो 6 को चेक कर रहा है, ठीक है, अपने ज़हन में रख के। फिर वो इसको चेक करेगा नहीं है, फिर उसको सबसे एंड में मिलेगा। तो यानी इसको 5वीं ट्राई में जो है ना वो 6 मिल गया, ठीक है, सीक्वेंशियल को। अब अगर बाइनरी सर्च की हम बात करें, तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? अब यहाँ पे कमाल देखते हैं हम। सेम लिस्ट है हमारे पास और ठीक हो गया। अच्छा, ये सॉर्टेड लिस्ट होती है। अब हमने उसको कहा कि हमने 6 ढूँढना है, तो बाइनरी करता क्या है, मिडल वाली वैल्यू उठाएगा 3 को, ठीक है? इसको कंपेयर करेगा कि 6 3 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है। चूँकि 3 6 से छोटा है, तो वो क्या करेगा कि इन 2 वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा कि भई इधर तो नहीं पड़ा हुआ कुछ भी। यानी जो मैं ढूँढ रहा हूँ, वो यहाँ पे नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है। वो बोलेगा भई 6 जो है ना वो 3 से छोटी वाली वैल्यू में नहीं है। फिर वो इन 3 वैल्यू को, ये पहली ट्राई होगी उसकी। फिर दूसरी ट्राई में क्या करेगा? दूसरी ट्राई में वो इसका मिड उठाएगा 4 का, और वो क्या करेगा यहाँ पे कि 4 से पहले वाली जो ये 3 4 6 रह गया ना, या सॉरी 3 को तो वो कर चुका है। सॉरी 3 को तो वो कर चुका है। अब रह गया उसके पास 4 और 6। तो दूसरी ट्राई में वो क्या करेगा, उसको एग्जैक्ट नंबर जो 6 है वो मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर 6 को वो ढूंढ लेगा। तो 2 ट्राइयाँ उसको लग गई और उसने सिक्वेंशियल जो सर्च एल्गोरिथम था उससे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना उसने दूसरी ट्राई में अपना जो रिजल्ट है वो अपनी जो एंट्री है वो ढूंढ ली जो चाहिए थी। तो ये सब बताने का, ये करने का मकसद ये था कि log 2 n एंट्रीज। अब अगर आप कैलकुलेटर खोलें अपना, वहाँ पे log 2 लिखें और 5 का log ले लें आप। आपके पास 5 एंट्रीज थी ना, n एंट्रीज। तो ये देखिए 2.3 आ रहा है। तो ये 2 इंटीजर जो है इसको आप देखें, तो ये 2 ट्राइयों में जो है ना वो करके आपको दे रहा है। तो ये आपने log 2 n याद रखना है। जितनी भी एंट्रीज होंगी, अगर आपसे कोई पूछे कि 46 एंट्रीज है, ठीक है, तो उसमें आपने एग्जैक्ट अगर रिजल्ट ढूंढना है, तो अगर बहुत बुरा भी चले आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो कितने जो है ट्राइज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने 46 का log 2 ले लेना है, यानी log 2 46, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ना आप इसको अपने हैंडआउट से देख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से। हैंडआउट्स में जो डायग्राम्स होती हैं ये समझने वाली होती हैं। ये अब जैसे हमने नंबर्स को चेक किया, ये अब अल्फ़ाबेटिकली उसको चेक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है? इसको भी आपने देख लेना है। जो बड़े-बड़े एल्गोरिथम हैं इनको एक दफ़ा पढ़ लें, देख लें, समझ लें अगर समझ आती है, लेकिन इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है द टेक्निक ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज़ अ सब टास्क ऑफ इटसेल्फ। तो ये होती है रिकर्शन, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, द बाइनरी सर्च एग्जीक्यूट्स ईच स्टेज ऑफ द repetition as a subtask of the previous stage. So this technique is known as a recursion. इसको आप पढ़ भी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी हैं मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो आपकी असेंबली लैंग्वेजेस है। ये आपने इसमें आपने देख लेना कि जो असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन है इसको अच्छे से देख लेना आपने।
और यहाँ पे असेंबलिंग लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है कि सेकंड जनरेशन जो लैंग्वेजेस है वो कहलाती हैं, जबकि जो फर्स्ट जनरेशन जो है वो खुद मशीन लैंग्वेजेस हैं देमसेल्व्स, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन एंड देन सेकंड जनरेशन, ठीक है, और फिर आगे जो है ना वो लैंग्वेजेस जो है वो क्या करती रही, मज़ीद इम्प्रूव करती रही, ठीक है। और अब तो काफ़ी जो है ना यूज़र फ्रेंडली और बहुत आसान लैंग्वेजेस आ गई हैं, जैसे पाइथन है, वो मतलब आम इंसान भी जो है उसको अगर सीखना चाहे तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है और जल्दी सीख सकता है। ओके जी, नेक्स्ट है प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट निमोनिक एक्सप्रेशन इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी एक निमोनिक एक्सप्रेशन यानी जो आसानी से इंसान समझ सके और उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो मशीन आसानी से समझ सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं असेंबलर, ठीक है। असेंबलर जो है वो प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में, निमोनिक एक्सप्रेशन ह्यूमन फ्रेंडली। ओके जी, नेक्स्ट है विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम ट्रीट अ प्रोग्राम एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट मैनिपुलेट डेटा। तो इसका आंसर है जी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लें। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम आल्सो नोन एज द प्रोसीजरल पैराडाइम, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। एक तो ये चीज़ें ये आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपको एमसीक्यूज में उल्ट पुल्ट करके पूछ सकते हैं। इट इज़ द पैराडाइम ऑन विच पाइथन या हमारे सूडो कोड जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो बेस करते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसके नाम से ज़्यादा इम्पेरेटिव पैराडाइम जो है वो क्या करता है कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस defines the programming process to be the development of a sequence of command that when followed manipulate data to produce the desired results, ठीक है। यानी सिंपली कि जो हम कोड लिखते हैं और वो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होती हैं जो क्या करती हैं, वन बाय वन चल के हमारे डेटा को मैनिपुलेट करती हैं। तो ये जो हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को एक प्रोग्राम लिखने में, तो ये जो है वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है इन सी प्लस प्लस, एक लैंग्वेज है। उसमें अगर आपके पास एक इफ इंट ए इक्वल टू 5 है, ये एक वेरिएबल है इंट ए, इंटीजर ए, ठीक है। और दूसरा आपके पास है इंटीजर बी इक्वल टू 2। तो जब हम 5 पे 2 डिवाइड करेंगे, यानी ए पे बी डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ए की जगह आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपने ये सी प्लस प्लस में बताना है। अब देखें सी प्लस प्लस में ना इंटीजर जो होता है ना वो आपका पूरा एक यूँ समझे कि आपका होल नंबर होता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि वैसे तो अगर आप डेसिमल में लिखें इसका आंसर तो 2.5 आएगा ना, आप कहेंगे जी इसका आंसर तो 2.5 आता है, लेकिन नहीं। सी प्लस प्लस में जो इंटीजर टाइप है वो जस्ट होल नंबर को जो है ना क्या करती है, डील करती है, ठीक है। तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो चीज़ है वो उसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही 7 डिवाइड बाई 2 होता तो आपके पास आंसर क्या आता, तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आता, 3, ठीक है। इंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सी प्लस प्लस में विच ऑपरेटर यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन इन सी प्लस प्लस, ठीक है, ये हमें बताना है। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास ऑपरेटर था जो अभी हमने यूज़ किया वो डिवीजन ऑपरेटर था, यानी 5 पे हमने 2 डिवाइड किया था ना, तो हमारे पास इंटीजर का आंसर 2 आया था। इसी तरह अगर हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी 5 पे हमने 2 डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 5 में से 4 माइनस किया तो 1, वो 1 हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जो सी प्लस प्लस में यूज़ होता है ऑपरेटर वो है मॉड ऑपरेटर, ये वाला, इसको मॉड कहते हैं, ठीक है। तो 5 मॉड 2 करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा, यानी जो रिमाइंडर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये आपको एक कंडीशन दी हुई है, इसका आपने आउटपुट बताना है क्या आएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये है कि पहली कंडीशन वो चेक करेगा आपका जो
प्रोग्राम है, पहली कंडीशन क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये तो ट्रू है, टी लिख देते हैं ना इसको, ठीक है, ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वल के लिए डबल जो है ना वो इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होता है यहाँ पे, और सिंगल ऑपरेटर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये डबल जो हम ये यूज़ करते हैं, ये इक्वल के लिए यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। तो 2 इज़ इक्वल टू 4 ये क्या है? ये ठीक है, दुरुस्त है? नहीं, ये फ़ॉल्स है। अब ना इसके दरमियान ये डबल जो एम्परसैंड है, ये शो करता है किसको? एंड ऑपरेटर को, ठीक है? आपने बूलियन ऑपरेटर पढ़ लेने एंड, तो इसमें आपने एंड का पढ़ लेना है आपने अच्छे से कि एंड का ट्रुथ टेबल जो है, वो क्या चीज़ है, ठीक है? ए-एन-डी एंड, इसका ट्रुथ टेबल पढ़ लेना है। तो जब एक वैल्यू ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी ना, तो आंसर हमेशा हमारे पास फॉल्स आएगा। जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो एंड में सिर्फ ट्रू की वैल्यू तब आती है जब दोनों ट्रू हों, ठीक है? तो इसका आंसर इसीलिए फॉल्स आ रहा है। ओके जी, अगला सवाल है डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब है ताल्लुक, ठीक है? ऑफ अ मॉड्यूल्स इंटरनल पार्ट्स, यानी एक मॉड्यूल है, ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्वायर है ये एक मॉड्यूल है, ठीक है? अ, या यूँ समझिए एक प्रोग्राम है जो एक छोटा-सा टास्क एक काम कर रहा है। उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनका जो आपस में जो रिश्तेदारी है ना कि वो एक-दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, तो ये कोहेज़न है, ठीक है? और इसके साथ होती है कपलिंग, ये लफ्ज़ भी है। अभी इसके लिए इस एमसीक्यू के लिए तो जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन ये है कि इंटरनल पार्ट्स के साथ जो ताल्लुक है, कितना मज़बूत है या कैसे वो काम कर रहे हैं, तो वो तो क्वेश्चन होती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मॉड्यूल हैं, वो एक-दूसरे पे कितना इन्हिसार कर रहे हैं, तो ये होती है कपलिंग, ठीक है? ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। सही है, कोहेज़न और कपलिंग में ये डिफ़रेंस होता है। अल्फ़ाज़ का चुनाव आप खुद अच्छे से कर सकते हैं, सब्जेक्टिव की भी आपकी तैयारी साथ-साथ हो रही है, ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन से रेलेवेंट है कि व्हिच फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मज़बूत क्वेश्चन आप किसको कहेंगे? वेयर ऑल पार्ट फोकस ऑन अ सिंगल एक्टिविटी, यानी जो एक मॉड्यूल को एक काम दिया गया है कि आपने ये काम करना है, और कोहेज़न तब स्ट्रॉन्ग होगी जो सबसे मज़बूत कोहेज़न होती है ना, जिसे फंक्शनल कोहेज़न कहते हैं, वो तब है कि जो मॉड्यूल को काम दिया गया है करने के लिए, एक प्रोग्राम को छोटा-सा काम दिया गया है, तो वो प्रोग्राम के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे उसी एक्टिविटी पे फ़ोकस करें, ठीक है? यानी उसी की फंक्शनैलिटी पे फ़ोकस करें, तो ये फंक्शनल कोहेज़न कहलाता है, सही है? या इसकी डेफिनिशन आप यहाँ पे अपने हैंडआउट से भी देख लीजिएगा, सही है? उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी चीज़ें, और अगर समझ नहीं भी आ रही तो आप कमेंट करके पूछ लें, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम जितने भी दोस्त हैं, आपके यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, उनके साथ शेयर करें, ठीक है? और कमेंट करके भी बताएँ कि चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। ओके, अगला सवाल है जी, द लिंक बिटवीन मॉड्यूल्स इज़ नाउन एज़। अच्छा, अब ये वो बात आ गई कि अगर मॉड्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो उस लिंक को क्या कहते हैं? ये इंटर मॉड्यूल कपलिंग आ गई है, जो कपलिंग हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? आगे, अ प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़, अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की तरफ हम चले गए, ठीक है? अब यहाँ से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुरू हो गया। ये मैं मॉड्यूल्स का नाम ले रहा हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है? मैं होप आई होप सो आप सब पढ़े, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और आप उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ, आई होप सो उनको समझ आ रही होंगी। तो जस्ट डेफिनेशन के तौर पे इसको याद ही कर लें आप कि प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रॉब्लम जो बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में उसका जो प्री डेवलप्ड मॉडल होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है? उसको डिज़ाइन पैटर्न कहा जाता है। आगे है जी, विच टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज़, अच्छा टेस्टिंग बहुत सारी मेथोडोलॉजीज़ हैं। की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है, ठीक है? यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी है। ये आप उम्मीद मैं करता हूँ आप इसको अच्छे से पहले गो थ्रू इससे हो जाएँगे। ये चीज़ें जो हैं आपकी सब्जेक्टिव के हवाले से भी आपकी तैयारी इसलिए हो रही है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेस्टिंग की कितनी मेथोडोलॉजी है, 3 का नाम लिखें। तो आपने 3 लिख देनी है इनमें से, तो ये आपको फिर याद रहेंगी कि ये जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, ये नाम लिखे हुए थे एमसीक्यूज़ में। ओके,
अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी मेथोडोलॉजी जो रिलाई करती है ऑन नॉलेज ऑफ द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब टेस्टिंग हो रही होती है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और अब उसको हमने टेस्ट करना है कि भई वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए काफ़ी मेथोडोलॉजीज़ हैं उसको टेस्ट करने के लिए। तो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग जो है ना, उसमें जो टेस्टर होता है, उससे जो अंदर का जो सारा जो जितना भी उसकी आप यूँ कह लें कि कंपोज़िशन होती है या यूँ समझ लीजिए कि उसका जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर का, उसके बारे में भी जो है ना जो टेस्टर है, उसको सारी नॉलेज होती है। यानी टेस्टर का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर है, जो हम उस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसको तमाम नॉलेज उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर की होती है और फिर वो उस पे जो है ना अपने तजर्बे करता है, उसको टेस्टिंग होती है ताकि उसमें कोई ख़ामी या कोई बग तो नहीं आ रहा। वो ढूँढने के लिए, तो ये जो होता है इसको कहते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। आप इसको यूँ समझिए, ग्लास बॉक्स का मतलब है कि ऐसा बॉक्स जिसके आर-पार नज़र आए। आर-पार का मतलब है कि उसके अंदर की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स बॉक्स टेस्टिंग में ना आर-पार कुछ नज़र नहीं आता। जस्ट आपको जो है वो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है उसको अंदर के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता और वो जस्ट वो जो उसका जो मॉडल है, जो फंक्शनल मॉडल है, वो उसके साथ ही ऑपरेट करके उसको टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो आपने एक बात याद रखनी है, जब ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग होती है, तो वो इसलिए की जाती है, क्योंकि एक यूज़र है, उसे तो नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे बना है। तो वो एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टेस्ट किया जा रहा होता है कि यूज़र को कौन-कौन से बग्स या कौन-कौन से प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जिनसे बचा जाए और सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले ही उसमें वो जो गलतियाँ हैं, उनको ठीक किया जा सके, ठीक है? ओके, नेक्स्ट is a preliminary version of software given to a segment of intended audience। अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मैं आपको मिसाल से भी समझाऊँगा। वो वर्ज़न मतलब अ, प्राइमरी वर्ज़न है सॉफ्टवेयर का, जो अभी सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी बिल्डिंग हो रही है, उसको टेस्ट करने के लिए जो इंटेंडेड ऑडियंस होती है, जो राज़ी होती है कि हाँ यार, हम इसको देखना चाहते हैं, यानी अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसको चेक करने के लिए जो ऑडियंस कहते हैं कि हाँ, हमने इसको चेक करना है, इसके जो नए फीचर्स आए हैं, वो कैसे हैं, तो उसको कहते हैं बीटा टेस्टिंग। आप प्ले स्टोर पे मोबाइल जो ऐप्स हैं, वो डाउनलोड तो करते ही होंगे। तो वहाँ पे भी ना बीटा वर्ज़न्स मौजूद होते हैं एप्लीकेशंस के। तो बेसिकली वो भी यही चीज़ होती है कि जो नया वर्ज़न आने वाला होता है, उसके जो फ़ीचर्स हैं, वो पहले ही कुछ इंटेंडेड ऑडियंस को दे दिए जाते हैं कि वो उन्हें टेस्ट करें और उस बीटा टेस्टिंग के दौरान जो मसले-मसाइल या उनके फ़ीडबैक आते हैं ऑडियंस के, तो फिर उससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या एप्लीकेशन डेवलपर जो हैं, वो उनको दुरुस्त करके जो है वो अपनी जो आने वाली बग्स या आने वाली जो खराबियाँ, इनको पहले से जाँच लेते हैं। Okay, the next a block of data in which different element fields can have different types। अब एक ब्लॉक ऑफ डेटा है और उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स यानी उनको फील्ड्स कहा जाता है। अब ये एक ब्लॉक ऑफ डेटा है, इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ ए पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जिम पड़ा है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कुछ भी, क्रॉस पड़ा हुआ है, कोई आइकन पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये जो ब्लॉक ऑफ डेटा है इसमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स के डेटा पड़े हुए हैं, ठीक है? एक अल्फ़ाबेट है, एक एक नंबर है, एक उर्दू का पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक आइकन पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं एग्रीगेट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है? लेकिन जो ब्लॉक ऑफ डेटा जिसमें एक ही टाइप की चीज़ें पड़ी हों, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? नंबर है ना, टाइप इसका क्या है? नंबर है। तो वो कहलाता है एरे। ये इसका डिफरेंस है, ठीक है ना? एग्रीगेट टाइप और एरे में। ओके जी, नेक्स्ट है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो से बनता है लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर।
अब इनमें से कौन से वाला है जी? ये इसमें से स्टैक वाला है जी, मैं कहता हूँ स्टैक वाला है। अब आपको समझाना भी है कि स्टैक क्यों है। स्टैक का आपको मतलब पता ही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लॉक रखता हूँ, ब्लॉक नंबर 1 मैंने रखा, फिर मैं दूसरे मज़दूर को कहता हूँ जी इस पे दूसरा ब्लॉक रखो, ब्लॉक 2, फिर मैं मज़दूर को कहता हूँ जी तीसरा ब्लॉक रखो, ब्लॉक 3। सबसे पहले कौन-सा ब्लॉक आया था? ठीक है? फर्स्ट इन मैं कह देता हूँ इसको, फर्स्ट इन। फर्स्ट इन कौन-सा हुआ? ये वाला हुआ है, ठीक है? लेकिन अब मैं कहता हूँ मज़दूर को जी यार मुझे एक ब्लॉक उठा के दो, तो वो कहाँ से उठा के देगा? नीचे वाला उठाएगा, ऊपर वाला? ये उठाएगा ना। तो ये स्टैक है, 1 2 3 जो हुआ है इसको कहते हैं स्टैक। ये फर्स्ट इन है और ये जो सबसे आखिर में जो इन हुआ था वो ये वाला ब्लॉक हुआ था लास्ट इन, ठीक है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे आखिर में आया था उसको पहले हटाया जाएगा। ये हम आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टैक। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये की हैंडआउट्स में बुक का जो स्टैक है इसको देख लें, इसका टॉप ऊपर है, बॉटम नीचे है। तो लास्ट इन जो सबसे ऊपर किताब है पहले वो उठाई जाएगी, ठीक है? इसको इस पूरी दीवार को ख़त्म करने के लिए नीचे से उठाएंगे तो पूरी गिर जाएगी। तो ये स्टैक का रूल है। अच्छा जी, आगे है आपका इन अ बाइनरी ट्री अ नोड विद नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ टर्मिनल या लीफ नोड इसको कहते हैं। यानी आपके पास एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री ऐसा दिखता है, मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बाइनरी ट्री है, इसमें ये नोड्स हैं, दीज आर नोड्स, ठीक है? ये जो सर्कल बने हुए नोड्स हैं। अब इन नोड्स के ना चिल्ड्रन होते हैं। इसका चिल्ड्रन ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है इसका, और ये इसका राइट चाइल्ड है, ये वाला, ठीक है? इसके भी चिल्ड्रन है इस वाले के, ये लेफ्ट वाला है इसका और ये राइट वाला है, ठीक है? अब ये जो बच्चे हैं ये इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी इनका ना लेफ्ट पे कुछ है ना कुछ राइट पे। तो ये टर्मिनल इनको कहते हैं। टर्मिनल मतलब खात्मा, टर्मिनल, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप, या इसको लीफ नोड कहते हैं, लीफ, ठीक है? ये लीफ नोड भी कहलाते हैं और टर्मिनल भी इनको कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट आपका है सवाल, द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड एज डेटा इज कॉल्ड अ पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आगे भी आपके बहुत काम आएगा सी प्लस प्लस में इंशाल्लाह। मैं माइक चेक कर रहा हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। माइक काम कर रहा है। ओके, एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, यानी ये एक मेमोरी लोकेशन है। ओके, इसके अंदर मैंने इस मेमोरी लोकेशन में मैंने एक नंबर सेव कर दिया 6। ये जो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर चीज़ सेव है, जो नंबर सेव है, ये मेरे पास एक वेरिएबल में सेव है, इसकी वैल्यू, ठीक है? अच्छा, अब ये तो मुझे पता है कि ये जो नंबर 6 है ये इसको तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये किस जगह पे पड़ा है? ये जो एड्रेस है इस जगह का जहाँ पे ये 6 नंबर पड़ा हुआ है, वो एड्रेस हम जहाँ सेव करते हैं ना वो हम पॉइंटर में करते हैं। उसको पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर जो है पॉइंट करता है लोकेशन को। तो पॉइंटर के लिए आगे लैंग्वेजेस में आप देखेंगे स्टैरिक यूज़ होता है, ठीक है? ये अब आगे की बातें आप आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंटर जो है वो एड्रेस को जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है, और वेरिएबल जो होता है वैल्यू को स्टोर करता है। ये आपने याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड अ रिलेशन। इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ। A relational database model portrays data as being stored in rectangular tables called relations, ठीक है, which are similar to the format in which information is displayed by spreadsheets program. MS Excel तो आप यूज़ करते ही होंगे, मैं खोल भी लेता हूँ स्प्रेडशीट को। तो ये उसी की तर्ज पे चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है? आपकी आगे मेरे ख्याल से इस कोर्स में आपके MS ऑफिस भी है आई गेस। ओके, यहाँ पे जो आपका फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर है, नेम है और
आईडी है या एड्रेस है, ये आपकी जो ये आपके कॉलम्स हैं और यहाँ पे जो आप नंबर 1, 2, 3, 4 आप देते जाएँगे, ये आपके रिकॉर्ड्स होंगे, रोज़ होंगे, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। तो इसी तर्ज़ में कुछ जो है वो आपकी क्या होता है, डेटाबेस में भी जो है ना आपकी जो डेटा है वो सेव होता है, तो उनको रिलेशंस कहते हैं। रेक्टेंगल ही है ना ये, रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है? तो ये था आपको बताने का मकसद। आगे जी है आपका, व्हिच डेटाबेस ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट्स कॉलम्स फ्रॉम अ रिलेशन। अब मैं अपने सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट की तरफ मूव कर चुका हूँ, जो कि है डेटाबेस। तो उसमें ये सवाल आ गया जी, व्हिच डेटाबेस ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट्स कॉलम। अच्छा, कॉलम जो कमांड या यूँ आप यूँ समझिए कि ऑपरेटर जो फेच करता है ना, जो निकालता है आपके डेटाबेस में से, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है? और रोज़ जो होती है ना रोज़, वो ऑपरेटर उसके लिए यूज़ होता है सेलेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट आप डेटाबेस पे अगर क्वेरीज़ वगैरह चलाई हो तो अक्सर आपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फाइंड करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट जो है वो कॉलम्स को उठाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सही है? इसको आपने पढ़ लेना है अपने यहाँ पे आपके हैंडआउट से, ठीक है? 258 पेज नंबर है। ओके जी, नेक्स्ट आपका सवाल है, अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स इन लार्ज डेटा सेट्स। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट या क्यूरीज चलाते हैं ना, उसमें तो हमें मालूम होता है कि हमने फलां डेटा जो है हमने फेच करना है, या ज़हन में कोई क्यूरी होती है, यानी अब अगर आपने कोई डेटाबेस है, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप उसके बारे में जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी और आप उसको फेच करते हैं अपने फ़िल्टर लगा के, आप यूँ समझें। अब जो डेटा माइनिंग है ना, डेटा माइनिंग में ऐसा है कि जो बड़े लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे मैं काम भी कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं ये CS 101 पढ़ रहा था आज से तकरीबन 4 साल पहले, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ मैंने जो पढ़ी थी उस वक़्त, शायद वो आज मैं उसी की तरफ जो है ना बढ़ूँगा आगे, डेटा साइंस की तरफ, डेटा माइनिंग की तरफ। तो डेटा माइनिंग जो है वो किसी भी बड़े डेटा सेट में जो अननोन पैटर्न्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम डेटा माइनिंग करते हैं। यानी ज़्यादा जो बिग डेटाज़ हैं दुनिया में, ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े डेटा सेट्स हैं। उनमें से हम कोई ऐसा पैटर्न हमें मिल जाता है, हम यानी जो उसकी ग्राफ वगैरह या चार्ट्स वगैरह, या आप यूँ समझें विजुअलाइज़ेशन करते हैं, तो उसमें कोई कहीं न कहीं एक ऐसा पैटर्न मिल जाता है जो नॉर्मल से अलग बिहेव कर रहा होता है और वो हमें पहले पता नहीं होता। तो वो कंपनी के लिए या उनके बड़े जो डिसीज़न्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? तो अननोन पैटर्न्स को लार्ज डेटा सेट्स में जो हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, वो हम डेटा माइनिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है जी? ओके जी, नेक्स्ट है आपका द कंडीशन वेयर टू प्रोसेसेस। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात आ गई है, तो ब्लॉक्ड, 2 प्रोसेस आपस में सॉरी ब्लॉक हो गए हैं। अब ब्लॉक क्यों हुए हैं उसकी वजह बता रहा है कि ईच इज़ वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द अदर। सपोज़ करिए ये एक रिसोर्स है, ठीक है? और ये एक प्रोसेस है P1 और ये एक प्रोसेस है P2, ठीक है? इस वक़्त प्रोसेस P2 जो है वो इस उसने इसको होल्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। और प्रोसेस 1 जो है उसने इसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि ये जैसे ही रिलीज़ हो तो मैं क्या करूँ, तो मुझे दे दिया जाए, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे एक रिसोर्स 2 है, उसको इसने होल्ड किया हुआ है और इसने रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है? तो अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये डेड एंड है। इसको कहते हैं डेडलॉक, सॉरी डेडलॉक कहते हैं इसको। डेडलॉक क्यों है? क्योंकि जब तक जिसने इसको होल्ड किया हुआ है ना, P1 ने इसको होल्ड किया हुआ है, तो P2 इसको रिक्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे P2 ने इसको होल्ड किया हुआ है और ये इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों जो प्रोसेसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं? ईच इज़ वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द अदर इज़, यानी
दोनों ऐसे रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं जो उसके दूसरे प्रोसेस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, डेड एंड बन जाता है या डेडलॉक बन जाता है। डेड एंड नहीं कहेंगे इसको, डेडलॉक कहेंगे। डेडलॉक बन जाता है और इसकी वजह से जो है ना, आपके अच्छे से अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं या लॉन्ग डिलेज और ऐसे डिलेज आ जाते हैं जो नापे नहीं जा सकते, मापे नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी भी मेरे ज़हन में आइडिया है कि मैं आपको तस्वीरें या मैं ड्राइंग करके बता रहा हूँ, चलिए मेरी जो ज़हन में चीज़ चल रही होती है मैं उसको ड्रा कर देता हूँ, तो क्यों ना मैं आपको भी तस्वीर दिखा दूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, रिसोर्स 1 और 2 की जो कहानी है वो है। ठीक है जी। ओके जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ हम बढ़ चुके हैं और वे आगे, विच एमएस वर्ड फीचर अलाउज यू टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। तो ये तो बहुत सिंपल है और जो एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं उनको तो आता होगा, ये अंडू है। ठीक है, अंडू, जो आपने काम पहले किए ना, जो आखिर में आपने किए हैं, तो उसको अंडू करने के लिए इसकी कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एमएस एक्सेल आ गया। एमएस एक्सेल भी आप यूज़ करते होंगे, स्प्रेडशीट। फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंबल। फार्मूला एमएस एक्सेल में जो है ना हमेशा इक्वल साइन से जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है और ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये बहुत काम की चीज़ें हैं और कहीं न कहीं काम आ जाती हैं। जो अभी तक यूज़ नहीं करते एमएस ऑफिस को, एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल को, तो थोड़ा बहुत इसके साथ गो थ्रू हो जाए। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखना है, मैं इसको ज़रा लार्ज कर देता हूँ। मैंने 45 और 65 को जमा करना है। ठीक है? तो यहाँ मैं फ़ॉर्मूला जब स्टार्ट करूँगा ना तो एकल के साइन से करूँगा और मैं कहूँगा जो यहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी है ना उसमें प्लस कर दें ये, जहाँ पे ये पड़ी है। ठीक है? तो ये आ जाएगा। अब मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं जैसे ही कुछ भी चेंज करूँगा तो वो उसका सम मुझे करके वहाँ पे दे देगा। ठीक है जी? तो ये फ़ॉर्मूला की कहानी थी, छोटी-सी, बहुत ईज़ी चीज़ है। अच्छा, द ड्रॉप कैप फीचर इन एमएस वर्ड इज़ फाउंड अंडर व्हिच रिबन? हाँ जी, ये कौन से रिबन में होती है? तो ये उसी को पता होगा जो ये रिबन यूज़ करता है। अभी के लिए हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे होती है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ एमएस वर्ड की आपके लिए और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसको देख लेते हैं जी कहाँ पे होता है, इंसर्ट में ही होगा ये ये अच्छा, रिबन। चलिए, एमएस वर्ड खोलने का आपको मकसद ये था खोलने का कि आपको रिबन का पता चल जाए कि रिबन क्या है। ये रिबन है जी इसमें। सो दीज आर रिबन। ठीक है, ये होम का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, ये ड्रॉ का रिबन है, ये कुछ रिबन्स हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, टाइटल बार के नीचे। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट के रिबन में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास यस, मुझे मिल गया, ये है ड्रॉप कैप। हाँ, ड्रॉप कैप के लिए मुझे पहले कोई लिखना भी ना पड़ेगा ना, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, इसको मैं कंट्रोल ए कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई पैराग्राफ की सूरत ले ले। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ तो समझाने के लिए। अब ये पैराग्राफ है हमारे पास। एक ड्रॉप कैप है क्या? ड्रॉप कैप में ये है कि ये आ गया आपका ड्रॉप कैप। ठीक है, ये इंसर्ट रिबन के अंदर ही है बिल्कुल। ड्रॉप कैप में ये होता है कि ये आपका पहला जो वर्ड है ना ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये ड्रॉप कैप है ये। ओके जी, आगे है जी इन एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस की बात आ गई। विच टूल इज यूज्ड टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया? तो क्यूरी जो है एमएस एक्सेस में एक टूल है क्यूरी का, जिससे हम डेटा जो है ना फेच कर सकते हैं और उसमें हम सीक्वल की क्यूरीज भी लिख सकते हैं, जैसे वो सिलेक्ट वाला मैं भी आपको बता रहा था ना। तो हम क्यूरी बेसिकली एक टूल है क्यूरी का। ठीक है, अब एमएस एक्सेस से आप इतने नहीं होंगे मुतारिफ, अगर जो हैं लोग उनको पता होगा कि क्यूरी फॉर्म रिपोर्ट टेबल क्या है। ठीक है, चलें खोल लेते हैं एक्सेस को भी। मेरे यहाँ पे सामने ही था एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस,
ठीक है। और इसमें हमारे पास हम इसमें डेटाबेस बना सकते हैं स्टैंड अलोन भी, और इसमें टेबल्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्रिएट में अगर आप देखें टेबल्स है हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। और ये जो एरिया है क्यूरी का, ये बेसिकली जब डेटाबेस बन जाता है उसमें डेटा आ जाता है तो उसमें से डेटा फैच करने के लिए हम क्यूरी के टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। आगे कंसेप्चुअल सवाल आ गया जी। इन HTML विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बनाने के लिए ना हमें एंकर टैग यूज करना होता है, तो एंकर ए से बनता है, तो ये आपने याद रखना है। एंकर टैग यूज होता है HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह। आपको मैं समझाता हूँ इस तरह कि ये एक फॉर एग्जांपल कोई सिंपल सी वेबसाइट खोल लेते हैं, गूगल खोल लेते हैं। गूगल के होम पेज पे हम जाते हैं, और गूगल के होम पेज पे देखें जो उर्दू लिखा हुआ है, ये देखें। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो उर्दू में चेंज हो जाएगा। जीमेल पे क्लिक करूँगा तो ये जीमेल है ना बेसिकली, इसके ऊपर एंकर टैग लगा हुआ है। अब एंकर टैग मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपर टूल्स में मैं जाता हूँ। ये चीज़ें आप आगे जाके सीखेंगे, परेशान नहीं होना कि आपको तो ये नहीं आती, इस पेपर में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप आगे जब जाएंगे अच्छे लेवल पे, मज़ीद इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, BS की डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो ये चीज़ें आपको खुद बहुत आ जाएंगी। ठीक है, ओके। तो इसका मैं कोड देखना चाह रहा हूँ, और मुझे कोड जैसे ही मिल गया, ये कोड में देखें, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, मैं इसको जूम कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये जूम हो गया। तो ये देखेंगे ये एक एंकर टैग है। ठीक है, जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे है इसका ओपनिंग टैग ए से है, और क्लोजिंग टैग के साथ ये फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है जी, तो ये एंकर टैग है। तो ये सिंपल सा था, और आपने इसको देख लिया। ऑब्जेक्टिव हमारा पार्ट ख़त्म होने वाला है, और बस हम करीब लेके हुए हैं अपने इस वीडियो के एंड पे भी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, विच व्यू इन ड्रीम व्यूअर अलाउज यू टू सी बोथ द कोड एंड द विजुअल डिज़ाइन साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसको आप स्प्लिट व्यू कर लें, और इसको आपने अपने हैंड आउट से देख लेना है। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने ड्रीम व्यूअर जो है ना कभी यूज़ नहीं किया। डेफ C++ यूज़ किया था, इसके अलावा VS कोड यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, ये पुराना IDE है, और अभी भी लोग यूज़ करते होंगे इसे। द मोस्ट कॉमन रिस्क टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट इज। अच्छा, ये जो हैंड आउट, ये जो MCQs बने आपके हैंड आउट से बने, तो अभी इस हैंड आउट के रेफरेंस के मुताबिक ये पूछा है जो मोस्ट कॉमन रिस्क है टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट, जो हमारे CS समझ रहे वो कौन सा है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो है केयरलेसनेस ऑफ यूजर्स। ओके, यूज़र्स जो हैं वो अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से, रिस्क से, और वो गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, अनअवेयरनेस की वजह से और केयरलेसनेस की वजह से भी। ठीक है, अच्छा आगे आखिरी सवाल सिनेरियो आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट नीड्स टू ऐड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन MS वर्ड विदाउट अ स्पेसिफिक ऑर्डर दे शुड यूज्ड। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर नहीं करना, अपने लिस्ट बनानी है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4, 4 को अपनी लाइन पे लिख लेता हूँ 4। ठीक है, ओके, ये बहुत काम खराब कर रहा है। ओके जी, ये आपके पास 1 2 3 4 लिखा हुआ है मैंने, और ये जो है वो कह रहा है कि आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में, विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर आपने अगर आप करना है कोई काम तो कैसे करेंगे। अगर आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है तो ये तो देखिए ना 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसको तो मैं अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में करना चाहूँ तो मैं नंबरिंग करूँगा इसकी। ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं नंबरिंग ना हो, मैं कहता हूँ कप शप चाय पाए। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको बुलेट्स में कर दूंगा। ठीक है, ये कोई ऑर्डर नहीं है स्पेसिफिक,
तो ये बुलेटेड लिस्ट जो है ना मैं यूज़ करूँगा। ओके, ओके जी, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको हम क्लोज़ करते हैं और अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जो चीज़ें समझने वाली होंगी, उसको भी साथ-साथ समझेंगे। 3 मार्क्स ईच के लिए जो सवाल अक्सर आते हैं ना, उनको आप देख लें। डिफरेंशिएशन होती है 2 चीज़ों की, आपने बताना होता है, या कभी-कभी ऐसे सवाल होते हैं कि आपने जस्ट 3 नेम लिखने होते हैं, तो बहुत ईज़ी होता है अगर आप हैंडआउट्स को अपने पढ़ लें ना कंप्लीटली, अच्छे से तैयारी कर लें, तो फिर तो मुश्किल नहीं है, आप अच्छे नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके? ओके जी। तो ये कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट साइड एक्टिविटीज एंड सर्वर साइड एक्टिविटीज इन वेब डेवलपमेंट। तो क्लाइंट साइड एक्टिविटीज, दीज आर टास्क परफॉर्म बाय द यूजर्स ब्राउजर द क्लाइंट। ऐसा करता हूँ ना मैं, ऐसे रंग बिरंगा ऐसे करूँगा कि आपको सही याद रहे। तो क्लाइंट साइड एक्टिविटीज हो गई, 2 तरह की एक्टिविटीज के बारे में फ़र्क देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के मुतालिक पूछ रहे हैं, और सर्वर साइड एक्टिविटीज। क्लाइंट साइड ना होता है यूज़र ब्राउज़र जो भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो जो है ना क्लाइंट साइड एक्टिविटीज़ कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा ब्राउज़र है, ओके, यहाँ पे मैं कहता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, हाउ टू डिलीट अ पेज इन वर्ड लिख दिया। तो मैं इसको जब एंटर करूँगा, तो ये क्लाइंट साइड एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने कर दी थी, जो कि सर्वर पे गई थी और सर्वर ने मुझे ये रिज़ल्ट्स जो है ना वो क्या किए हैं, वापस करके भेजे हैं, जो मेरी क्या थी क्यूरी थी उसके मुताबिक। सही हो गया जी? ओके। तो सर्वर साइड एक्टिविटीज़ क्या हैं कि दीज़ आर टास्क परफॉर्म बाय द वेब सर्वर। यानी जब मैंने इसको कहा ना कि मुझे बताएँ हाउ टू डिलीट अ पेज इन एमएस वर्ड, तो उसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी किसे? सर्वर को। तो सर्वर ने क्या किया था, उसको वहाँ पे उस रिक्वेस्ट पे काम किया और उसके बाद उसने मुझे रिज़ल्ट जो है ना वापस सेंड कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ है जी, क्लाइंट साइड एक्टिविटीज़ और सर्वर साइड एक्टिविटीज़ में फ़र्क। आगे जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉसलेस एंड लूज़ी डेटा कंप्रेशन? डेटा कंप्रेशन की बात आ गई है, तो लूज़लेस कंप्रेशन की बात है और लूज़ी, इनमें क्या डिफरेंस है? ओके, तो लूज़लेस में जो है ना क्या होता है, ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्रेशन के दौरान क्या होती है, स्कीम वेयर नो इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट, कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती, ठीक है? और ओरिजिनल डेटा जो है वो परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, जैसे आप ज़िप फाइल्स बनाते हैं, तो ये लूज़ लेस कंप्रेशन है। और लूज़ी कंप्रेशन में क्या है, लूज़ी कंप्रेशन एक ऐसी स्कीम है जिसमें कंप्रेशन के दौरान, ठीक है, कुछ लॉज़ अगर हो भी जाए इन्फॉर्मेशन का, तो वो इतना अननोटिसेबल होता है कि ह्यूमन, यानी वो इतना छोटा है, इतना ऐसा होता है कि ह्यूमन जो है वो उसको नोटिस कर ही नहीं पाते, ठीक है? यानी MP3 की फ़ाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जी, इतने केबीज़ की फ़ाइल है, तो वो कैसे रिड्यूस हो गई। ये एक पिक्चर होती है, आप अक्सर देखें ना, आप अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ इमेज रिड्यूसर, ठीक है? तो ये मैंने इमेज रिड्यूसर लगाया, यहाँ पे कितनी वेबसाइट हैं जो बनी हुई है कंप्रेस करने के लिए। कोई भी इमेज आप देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1 एमबी की है, वो आपको 200 केबी की कर देगा। तो लेकिन वो पिक्चर को ऐसे कंप्रेस करेगा, उसकी क्वालिटी ऐसी थोड़ी-सी मामूली-सी कोई ना कोई उसको कम करेगा कि वो अननोटिसेबल होगी ह्यूमन के लिए। लेकिन अब तो ह्यूमन तेज़ हो गए हैं, तो वो भी नोटिस कर लेते हैं। एचडी और आम फाइल में फ़र्क नज़र आ जाता है। लेकिन ये तो चलिए मज़ाक की बात है। ये फ़र्क था बेसिकली लूज़ी कंप्रेशन और लूज़लेस कंप्रेशन में। आगे जी, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक का हम पढ़ चुके थे। ये बता रहा है कि 3 आप जो है ना क्या करें, कंडीशंस बताएँ, ठीक है? कि जिसकी वजह से डेडलॉक हो जाता है। ये आपने याद रखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। डेडलॉक इज़ अ कंडीशन वेयर 2 और मोर प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज़ व्हिच ईच इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर, जैसे हम पढ़ चुके हैं। 3 कंडीशंस की क्या है? कॉम्पिटिशन फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स, ठीक है? यानी 2 प्रोसेस हैं, वो एक ऐसी चीज़ के पीछे जो है ना वो कम्पीट कर रहे हैं आपस में, जो वो कहते हैं भई पूरी भी, एक कहता है पूरी मेरे को लोगे, जो दूसरे कहते हैं पूरी मेरे को लोगे। मतलब शेयरिंग नहीं, नॉट अलाउड, ठीक है? तो दोनों प्रोसेस ऐसे ही कब्ज़ा करना चाह रहे थे कि पहले जिसका कब्ज़ा हो गया तो हो गया। दूसरी क्या है, रिसोर्सेज़ आर रिक्वेस्टेड ऑन अ पार्शियल बेसिस। कुछ देर के लिए माँग लेते हैं जी, मुझे दे दें कुछ देर के लिए, ठीक है? और उस कुछ देर के लिए जब उसका टाइम वो काम यूज़ कर रहा होता है,
और उसको रिलीज़ का टाइम आता है, तो वो उसको रिलीज़ नहीं कर पाता, उसका काम दरमियान में अटका होता है। ओके, वन्स अ रिसोर्स इज़ एलोकेटेड, इट कैन नॉट बी फोर्सिबली रिट्रीव्ड। तीसरी इसमें चीज़ ये है कि जब एक आपने रिसोर्स दे दिया ना, हमें कुछ देर के लिए दे दिया, तो उसको आप फोर्सिबली रिट्रीव नहीं कर पाते, ठीक है? इस वजह से डेडलॉक, ये 3 जो चीज़ें हैं उनकी वजह से डेडलॉक हो जाता है। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है? ईज़ी सा है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा और अपने अल्फाज में भी आप लिख लें तो बहुत आला होगा आपके लिए। आगे है जी, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग एचटीएमएल स्निपेट। तो ये एचटीएमएल का एक स्निपेट आपको ये वाला दिया हुआ है, इसमें आपने एरर फाइंड करना है कि क्या है, ठीक है? इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। ये एचटीएमएल के सेक्शन से आपका सवाल है। तो इसमें ना बेसिकली जो एरर है वो ये है कि जो इमेज का टैग टैग है ना, इमेज का, एचटीएमएल में जो इमेज का जो टैग होता है उसमें जो सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, ये एसआरसी एट्रीब्यूट जो लिखा है, ठीक है? ये अ, जो इमेज शो करवानी है उसका पाथ स्पेसिफाई करता है, ठीक है? तो यहाँ पे href लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, यहाँ पे एसआरसी होगा, ठीक है? सोर्स, ओके? इमेज के लिए ये जो एचटीएमएल की जो अभी समझे सिंटैक्स है, वो इमेज के टैग का कुछ ऐसा है, सही है? इसको आप इसी तरह ब्राउज़र टूल में जाके आप देख भी सकते हैं कहीं भी, ठीक है? कोई भी यहाँ पे चले मैं इमेजेस खोलता हूँ और मैं कोई ब्राउज़र, ये मैं डेवलपर टूल्स खोलता हूँ, तो डेवलपर टूल में मैं किसी भी अगर इमेज पे जाऊँगा ना तो मुझे उसका सोर्स ये इसको दिखाना चाहिए, ठीक है? तो मैं तो डर रहा था कि अगर इसने नहीं दिखाया तो फिर तो बड़ी बेइज़्ज़ती हो जानी है। ये जी इमेज का टैग है और ये देखें इसमें सोर्स, ये सोर्स है, ठीक है? यहाँ पे तो फिलहाल लिखा ना वैल्यूज टू लास्ट टू एडिट बहरहाल, लेकिन ये सोर्स है, सही है? ओके, ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या हुआ था, वो अपने सारा जो है वो आपने इसको पढ़ लेना है, वो लिख लेना है। फिलहाल के लिए 3 नंबर के लिए इतना 3 लाइनें लिख लें तो बहुत होगा, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन में हम आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, स्पेशली आपके हैंडआउट्स में जहाँ पे 5 चीज़ें हैं, जो कोई कोई लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इस तरह के सवाल जो है ना वो आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, एसडीएलसी इसको कहते हैं। और एसडीएलसी जो है वो आपकी जो अहम जो टेस्ट है उसमें जो जो स्टेजेस है उसके 4 स्टेजेस होती हैं। पहली आपकी होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे होते हैं तो जिसके लिए डेवलप करने जा रहे हैं आप उस की तमाम जो पार्टी होती है या कोई भी आपका स्टेक होल्डर है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपने पहले वो लेनी होती है, ठीक है? उसके बाद आपने डिज़ाइन करना होता है और अक्सर जो है आप उसका हाफ या कुछ डिज़ाइन करके, जैसे प्रोटोटाइप कहते हैं, वो अपने स्टेक होल्डर को अप्रूव कर दिखाते भी हैं अप्रूव करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जब डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, डिज़ाइन में पूरे सिस्टम का कंस्ट्रक्शन होती है, सिर्फ़ उसका जो कि वो उसकी विजुअल्स कैसे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, पूरी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी डिज़ाइन की बात हो रही है, ठीक है? इसमें डेटाबेस डिज़ाइनिंग वो भी आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल काम आपका शुरू होता है, जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हैं और डेटा फाइल्स बनाते हैं और डेटाबेस जो आपने डिज़ाइन किए होते हैं उनको डेवलप करते हैं, सही है? उसके बाद जब चीज़ें आपकी हो जाती है ना कंप्लीट, फिर आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। पढ़ा था ना आपने बीटा टेस्टिंग, ग्लास टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो ये वो फ़ेज़ है टेस्टिंग का, ठीक है? और ये जो एक आपका साइकिल है ये चलता रहता है, सही है? इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस लेके दोबारा डिज़ाइन बना के इम्प्रूव करके, तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा, आई होप सो। ओके, राइट अ सिंपल एल्गोरिथम सूडो कोड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये आपका मॉड्यूल बेस्ड आपका सवाल है, इसको आपने देख लेना है। कभी-कभी छोटे-छोटे जो सूडो कोड है वो भी आ जाते हैं और 5 नंबर आपको दे जाते हैं, सही है? ये आपने देख लेना है। आपकी बुक से ही उठाया हुआ है। ओके, आगे है जी, एक्सप्लेन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूजिंग टर्म्स लाइक रिलेशन और टपल
और एट्रीब्यूट, तो इनकी अपनी छोटी-छोटी डेफिनेशनें लिखनी होती हैं, तो आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रिपल जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, आपका रो होता है एक रिलेशन में, सिंगल रिकॉर्ड को जो है ना वो ट्रिपल कहते हैं। और एट्रीब्यूट जो होता है आपका एक कॉलम होती है, जैसे मैंने आपको एमएस एक्सेल इसमें स्प्रेडशीट में बना के दिखाया था ना कि नेम, सीरियल नंबर, नेम, आईडी, एड्रेस, तो ये एड्रेस, नेम और आईडी जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। जिसके अगेंस्ट आप जब कोई डेटा एंटर करते हैं तो आपने उस डेटे के वो तमाम एट्रीब्यूट्स उसके लिखने होते हैं, ठीक हो गया। उसके ये एग्जांपल आपको दी हुई नीचे। अच्छा, उसके बाद ये आपने इसमें 2 हो गई एग्जांपल के साथ। हाँ, बहुत है। रिलेशन मॉडल portrays data as being stored in rectangular variable stable relations, ये उसकी डेफिनेशन आ गई, ट्रिपल की गई, एट्रीब्यूट की आ गई, ठीक है, ओके हो गया। सो होता है जी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑन हेल्थ, लिस्टिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये आप कोई भी 3-3 करके आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे तो आपको अच्छे वाले नंबर मिल जाएंगे। तो ये एक सैम्पल पेपर मैंने बनाया था और उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, इकट्ठे ही समझ लिया चीज़ों को। अच्छा, वीडियो तो एंड मैं करने जा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और अ, कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही तो आप हमें बताएँगे अपने लाइक बटन पे प्रेस करके, हमें सब्सक्राइब करके, हमें कमेंट करके, हमें ईमेल करके कुछ पूछना चाहते हैं। इसके अलावा ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का हम सोच रहे हैं, उसके बारे में आप क्या मशवरा देते हैं? ताकि हम अपने स्टूडेंट्स से टच में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है दोबारा व्यू कॉन्सेप्ट जो है वो अपलोड करें अपने चैनल पे, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म्स।